नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नवंबर 2023 के पीटी का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर 2023 के पीटी में जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उन सभी को सार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि इनसे यदि कोई भी प्रश्न पूछे तो वो न छूटे। देखिए, हमारा पहला बिंदु है महिला आरक्षण अधिनियम। महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया गया है 106 संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में, और नए संसद भवन में पारित ये पहला अधिनियम है। इसका जो विधेयक था 128वां संशोधन विधेयक के रूप में लाया गया था, जिसे नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन विधेयक। और इस विधेयक में जो है 33% महिला आरक्षण का प्रावधान था, और वो होगा लोकसभा और विधानसभा, दिल्ली विधानसभा सहित। लोकसभा में लागू होगा ये 33% महिला आरक्षण, और विधानसभा में होगा राज्यों की विधानसभाओं में दिल्ली विधानसभा सहित। लेकिन ये पुडुचेरी विधानसभा में लागू नहीं होगा, इसके साथ साथ राज्यसभा में लागू नहीं होगा। साथ ही ये मात्र 15 वर्ष के लिए लागू किया गया। 15 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि स्थिति आगे भी इसको कैरी फॉरवर्ड करने लायक है या नहीं है। और आपको बता दें कि आरक्षण जो चल रहा है, जिस भी कैटेगरी का जो भी आरक्षण है, वो शुरू में लागू किया गया था 10 वर्ष के लिए। जैसे ये 15 वर्ष के लिए लागू किया गया है, उसी तरह 10 वर्ष के लिए लागू किया गया। उसके बाद उसकी समीक्षा की बात की गई थी, और हर एक 10 वर्ष के बाद उसकी समीक्षा की जाती है, और आगे फिर से 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड हो जाता है संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए। और ये महिला आरक्षण विधेयक जो है, नारी शक्ति वंदन विधेयक, नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये लोकसभा में 20 सितंबर को पारित हुआ। 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया था, 20 सितंबर को पारित हुआ, 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ, और 29 सितंबर को प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर हो गया इस पर। लेकिन ये लागू वर्तमान में नहीं होगा, नए परिसीमन और नई जनगणना के बाद ये लागू होगा। नया संसद भवन, इसमें पहला सत्र जो है 18 से 22 सितंबर 2023 के बीच विशेष सत्र के रूप में आयोजित किया गया, और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये 9वां विशेष सत्र था। 19 सितंबर से नए संसद भवन में कामकाज शुरू हुआ। ये जो विशेष सत्र था इस बार 18 से 22 सितंबर के बीच, इसमें पहला दिन 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में ही कामकाज हुआ, जिसे कि पुराने संसद भवन को संविधान भवन नाम दिया गया है। इसमें कामकाज हुआ, और अगले दिन 19 सितंबर से नए संसद भवन में कामकाज शुरू हुआ, जिसमें कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ। वो पहला विधेयक था पारित होने वाला। और इसके पूर्व 17 सितंबर 2023 को नए संसद भवन पर तिरंगा फहराया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। नारी शक्ति वंदन विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लाया गया था, और पारित होने के बाद 106 संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में ये पारित हुआ। और ये लोकसभा में 454 पक्ष में और 2 विपक्ष के साथ ये पारित हुआ, और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। एक देश एक चुनाव पर विचार हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, और यह समिति 8 सदस्यीय है। और इस समिति में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को भी शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया। 2 सितंबर 2023 को गठित इस कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची, इसमें सितंबर में 2 नए भारतीय स्थल शामिल किए गए, और वो नए भारतीय स्थल हैं शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह। इसके पहले भारत के 40 समूह स्थल थे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 40 स्थल शामिल थे पहले भारत के। 41वां के रूप में पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन को शामिल किया गया, और 42वां के रूप में कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह को शामिल किया गया, जिसमें 3 समूह है। देखिए, बेलूर और हालेबीड और सोमनाथपुरा के मंदिर
तीनों का समूह इसमें शामिल किया गया है। और ये जो अब 42 हो गए हैं, पहले 40 थे, ये 42 हो गए हैं। 42 में से देखिए सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित स्थलों की संख्या 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है भारत का। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 सितंबर 2023 में जारी किया गया। इसमें 1904 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के 91 विश्वविद्यालय संस्थान शामिल हैं और इनकी संख्या के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। 1 नंबर पर अमेरिका सबसे अधिक, अमेरिका के 169 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं। और भारत का जो है शीर्ष IISc बेंगलुरु है, जो कि शामिल है इसमें 91, उसमें से शीर्ष स्थान है IISc बेंगलुरु का, जिसका कि वैश्विक रैंकिंग है 250 के अंदर, और 250 के अंदर भारत का एकमात्र ये संस्थान है। और इनमें जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-24 जो है उसमें 1904 में जो है शीर्ष पर है ब्रिटेन का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थान पर अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर MIT अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और चौथे स्थान पर अमेरिका का ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। इस टॉप 10 में जो है 7 अमेरिका के हैं और 3 ब्रिटेन के हैं। C-295 परिवहन विमान भी अब भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। वायुसेना के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयर बेस पर इसे तैनात किया गया है। एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, भारत ड्रोन शक्ति 2023 समारोह, और इसी समारोह में इसे शामिल किया गया। ये स्पेन से प्राप्त किया है भारत ने। ये स्पेस की कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी। ये स्पेस की कंपनी है, यूरोपीय कंपनी, स्पेन की है, और 13 सितंबर 2023 को ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार के कुल 16 प्राप्त होंगे भारत को, इसके लिए समझौता किया गया है। और उसके साथ 16 के बाद जो है 40 का उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। गुजरात के बड़ौदा स्थित टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाएगा। यानी कुल 56 का जो अनुबंध हो चुका है सितंबर 2021 में 21,935 करोड़ रुपए का अनुबंध है ये। समुद्रयान की लॉन्चिंग 2026 में संभावित। चंद्रयान, सूर्ययान के बाद अब समुद्रयान जो है भारत द्वारा गहरे समुद्र में अनुसंधान तथा जैव विविधता के अध्ययन के लिए ये 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। और ये 6000 मीटर की गहराई तक शोध करने के लिए ये लॉन्च किया जाएगा, इसलिए इसको नाम दिया गया है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 इसको नाम दिया गया है पनडुब्बी को, जो कि 6000 मीटर तक गहराई में जाकर समुद्र का अध्ययन करेगी। और इसका निर्माण जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 100 स्वदेशी LCA मार्क A1 और खरीदने का वायुसेना की योजना है। ये जो है मार्क A1, ये तेजस विमान का उन्नत संस्करण है। भारत जो है 40 और 83 खरीद चुका है और 100 अन्य खरीदने की योजना है। 40 जो है सौंपने की प्रक्रिया चल रही है, 83 अन्य का अनुबंध 2021 में हो चुका है, 100 और खरीदने के लिए अनुबंध किए जाने का योजना है। प्रोजेक्ट चीता, इसका 1 वर्ष पूर्ण हुआ। 17 सितंबर 2022 को ये प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2023 को इसका 1 वर्ष पूर्ण हुआ। इसके तहत 17 सितंबर 2022 को दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए थे, और उसके बाद 18 फरवरी 2023 को जो है दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, और इन सभी को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। और इनमें से 6 वयस्क चीतों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि एक मादा चीते ने 4 बच्चों को जन्म दिया है जो कि अभी स्वस्थ हैं। भारत में चीता वर्षों पहले, दशकों पहले, 5 दशक पहले ही विलुप्त हो चुका है। फिर से इसे बचाने की योजना है, और जिसके तहत एक दीर्घकालिक परियोजना है, जिसके तहत हर वर्ष 12 से 14 चीते अगले 5 वर्ष तक जो है विभिन्न अफ्रीकी देशों से लाए जाएंगे, और उसके बाद आगे आवश्यकता अनुसार इस पर विचार किया जाएगा। और चीतों का अगला बैच जो है मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर
वन्य जीव अभ्यारण्य में लाए जाने की योजना है। भारत में चीता को फिर से बसाया जा रहा है और इनमें 6 चीते जो मर गए, तो इसका कारण जलवायु की भिन्नता है। जहाँ से लाए गए उसके हिसाब से अनुकूल नहीं कर पाए या किसी ने कारण से इनकी मौत हो गई। बाकी चीते जो हैं एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब एक बार एडजस्ट हो जाएगी प्रजाति तो फिर से जो है अपनी नेचुरल स्थिति में यहीं पर उनकी आबादी बढ़ती रहेगी। G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में संपन्न हुआ भारत की अध्यक्षता में, और ये पहली बार भारत की अध्यक्षता में हुआ है। भारत में प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। ये इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पिछला 17वां जो है 2022 में इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ था, और आगामी 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में प्रस्तावित है। भारत वर्तमान में G20 का अध्यक्ष है। अगला अध्यक्ष ब्राजील है। 1 दिसंबर 2023 से ब्राजील इसका अध्यक्ष होगा, और अगला G20 ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होगा। G20 में 20 देश हैं। 21वें देश के रूप में शामिल किया गया है अफ्रीकी संघ को। 55 सदस्यीय अफ्रीकी संघ G20 का जो है 21वां सदस्य बना है। और इस बैठक में जो है विभिन्न कारणों से रूसी और चीनी राष्ट्रपति उपस्थित नहीं रहे। इनके प्रतिनिधि आए थे, लेकिन ये राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित नहीं हुए। जलवायु निगरानी के लिए G20 उपग्रह का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। G20 सम्मेलन के दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए निर्धन एवं विकासशील देशों में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम चलाने का भारत के प्रस्तावित एजेंडे को मंजूरी प्रदान की गई। और G20 सम्मेलन जो था, इसमें 83 बिंदुओं वाला साझा घोषणा पत्र जो है निर्विरोध स्वीकृत किया गया। ये इसकी खास उपलब्धि रही। और भारत की पहल पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने की भारत की घोषणा का भी समर्थन कई देशों ने किया। इस सम्मेलन के दौरान ही सम्मेलन के इतर एक अन्य कार्यक्रम में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के प्रत्युत्तर में भारत और अमेरिका ने इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की भारत और अमेरिका ने। इसी सम्मेलन के दौरान सम्मेलन के इतर इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का उपयोग किया गया, और इसी में से चर्चा में रहा। इंडिया शब्द के स्थान पर भारत का प्रयोग किया जाएगा। G20 के जो आमंत्रण पत्र दिया गया था 10 देशों या जो भी उपस्थित होने थे उनको, उनमें भारत के राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर था, तो भारत के राष्ट्रपति की जगह पद लिखा गया था इंडियन प्रेसिडेंट की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अभी तक तो था अंग्रेजी में इंडिया लिखा जाता था, हिंदी में भारत। अब ये इंडिया का प्रयोग नहीं होगा, भारत का ही प्रयोग होगा। अंग्रेजी में BHARAT, भारत। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में संपन्न हुआ 5 से 7 सितंबर 2023 के बीच। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते को जो है इसका 11वां सदस्य बनाया गया। इसके पहले आसियान में 10 सदस्य थे, और पिछले कई वर्षों से इनके सदस्यों की संख्या 10 थी। नया सदस्य बना है तिमोर लेस्ते। इसका सदस्य म्यांमार पिछले कुछ वर्षों से इसके बैठक में प्रतिबंधित है, और म्यांमार को 2026 के लिए अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन फिलहाल इस पर प्रतिबंध चल रहा है। इसलिए 2026 का जो अध्यक्षता होगा, इसका अध्यक्षता फिलीपींस को दिया गया है म्यांमार के स्थान पर। और ये अल्फाबेटिकली चलता है, म्यांमार M से MNOP। तो अगला सदस्य फिलीपींस होगा। और आसियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और आसियान के 43वां शिखर सम्मेलन के साथ ही 18वां ईस्ट एशिया समिट भी आयोजित हुआ, और आसियान +3 का भी बैठक संपन्न हुआ। आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन भी इसी दौरान संपन्न हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया। और इस सम्मेलन के दौरान आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान भारत समुद्री सहयोग के लिए साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके साथ देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। तिमोर लेस्ते जो इसका 11वां सदस्य बना है, इसकी राजधानी दिल्ली DILI
दिल्ली में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और आसियान का आगामी जो है 2024 में लाओस में प्रस्तावित है शिखर सम्मेलन। और इसके साथ साथ आसियान के शिखर सम्मेलन के साथ जो भी सम्मेलन होते हैं, जैसे ईस्ट एशिया समिट, आसियान +3 का बैठक और आसियान भारत का जो बैठक है, ये सभी उसी समय लाओस में उसके साथ ही संपन्न होंगे। एमरसन मनंगाग्वा ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं। थर्मन शनमुगरत्नम ये सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं और भारतीय मूल के हैं। PIO पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के महासभा के 78वें सत्र को संबोधित किया। बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उन्होंने संबोधन किया इसमें, और ये संबोधन हुआ 26 सितंबर 2023 को। नया पॉइंट देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता का 5वां दौर 28 अगस्त 2023 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संपन्न हुआ। बेन्नू एस्टेरॉयड से पत्थर के टुकड़े लाने के लिए नासा का ओरिसिस रेक्स यान का 7 वर्षीय मिशन सफल हुआ और वहां से कुछ नमूना लेकर वो आया है और पृथ्वी पर पहुंच चुका है। 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी पर वापस लौटा। 8 सितंबर 2016 को ये रवाना हुआ था यहाँ से एटलस 5411 रॉकेट के जरिए केप किनावरन से इसको रवाना किया गया था। और बेन्नू एस्टेरॉयड जो है, बेन्नू क्षुद्र ग्रह, ये पृथ्वी से 8.23 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेन्नू क्षुद्र ग्रह से सैंपल से भरे, इस क्षुद्र ग्रह का सैंपल से भरा कैप्सूल को जो है पैराशूट के जरिए साल्ट लेक सिटी के पश्चिमी भाग में उटाह रेगिस्तान में उतारा गया। अफ्रीकी देश गैबन में तख्ता पलट। अफ्रीकी देश गैबन में तख्ता पलट अगस्त 2023 में हुआ। इसके पहले नाइजर में भी हुआ था। एक अन्य अफ्रीकी देश नाइजर में भी हुआ था। नाइजर के बाद गैबन में भी तख्ता पलट हुआ। और यहाँ देखिए गैबन की क्या स्थितियां रही। ये 1960 में फ्रांस से स्वतंत्र हुआ। इसके बाद का जो 62 वर्ष है, 60 से अभी तक 62 वर्ष, उसमें 56 वर्ष जो है बोंगो परिवार का ही शासन रहा। निर्वाचित राष्ट्रपति अली बोंगो जो है, हुआ ये कि अगस्त 2023 में चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें से कि राष्ट्रपति फिर से अली बोंगो ही निर्वाचित हुए। इसके बाद सेना ने तख्ता पलट कर दिया। वहां इनको जब फिर से ज्वाइन करना था तो सेना ने तख्ता पलट कर दिया। कारण कि आजादी के 62 वर्षों के इतिहास में जो है 56 वर्ष इन्हीं के परिवार का शासन रहा। अली बोंगो खुद 2009 से लगातार ये राष्ट्रपति रहे हैं और इसके पहले के 41 वर्ष, 2009 से पहले 41 वर्ष इनके पिता का शासन था। इसी कारण सेना द्वारा वहां तख्ता पलट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भूमध्य सागरीय तूफान डेनियल, इसके कारण जो है लीबिया के तटीय शहर डेर्ना में भारी बाढ़ आया। वहां भीषण तबाही मची, 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। जून 2023 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, इसके संबंध में RBI द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया 28 सितंबर 2023 को। इसके मुताबिक जून 2023 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण था $629.1 बिलियन, 629.1 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर, और ये GDP का 18.6% है। इसमें जो भारत पर विदेशी ऋण है वो GDP का 18.6% है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है 332 मिलियन टन। अगला पॉइंट है 2023 में भारत के GDP ग्रोथ रेट, GDP विकास दर का विभिन्न संस्थाओं का अनुमान देखिए। ADB एशियाई विकास बैंक 6.3% रखा है, जबकि पहले इसी साल मार्च अप्रैल में उसका था 6.4%, यानी कि 0.1% घटाया है ADB ने। और 2024 के लिए रखा है 6.7% भारत का विकास दर।
और इसके साथ साथ घटाने के बावजूद भी ये एशिया के प्रमुख देशों में सर्वाधिक विकास दर वाला देश रहा भारत। 2023 के लिए ही मॉर्गन स्टैनली ने इसका विकास दर जो है 6.2% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। फिच 6.3%, S&P 6.0%। ये सभी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। पूरे एशिया में श्रीलंका के बाद श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है जो 2022 के बाद 2023 में भी ऋणात्मक वृद्धि करेगा। यह एडीबी के इस रिपोर्ट में जारी किया गया है। श्रीलंका जो है 2022 में भी इसमें निगेटिव ग्रोथ रेट था और 2023 में भी निगेटिव का ही अनुमान रखा गया है एशियाई विकास बैंक द्वारा। G20 देशों में भारत का जीडीपी वृद्धि दर सर्वोच्च रहने का ओईसीडी का अनुमान। ओईसीडी द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है 19 सितंबर 2023 को, जिसमें कहा गया है कि G20 देशों में भी भारत का विकास दर सर्वोच्च रहेगा 2023 में। ओईसीडी की इस रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट के संकेत दिए गए हैं। 2023 में रहने का अनुमान व्यक्त किया गया 3%। वैश्विक विकास दर 2023 में 3% और 24 में 2.7% रहने का अनुमान इस रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। और इसमें G20 देशों का ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है 2023 में 3.1% और 24 में 2.7%, यानी कि वैश्विक विकास दर के लगभग बराबर। यहाँ पर 0.1% अधिक है जबकि 24 में बराबर है। और उसी जगह देखिए भारत का विकास दर 2023 में 6.3% और 24 में 6.0% रहने का ओईसीडी की इस रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है। और इस रिपोर्ट में 2023 में जर्मनी और अर्जेंटीना का ग्रोथ रेट नेगेटिव बताया गया है, जबकि 2024 में अर्जेंटीना का ऋणात्मक बताया गया, यानी अर्जेंटीना का 23-24 दोनों में नेगेटिव रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि जर्मनी का सिर्फ 2023 में। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर। भारत इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की गई। इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच आर्थिक कॉरिडोर, और ये जो है चीन के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है। चीन भी इस तरह का आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है और भारत इसका विरोध कर रहा है चीन के आर्थिक कॉरिडोर का, क्योंकि यह गलियारा जो है पाक अधिकृत कश्मीर से जाता है, POK से गुजरता है पाक अधिकृत कश्मीर से। इसलिए भारत जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर का विरोध कर रहा है और इसी के प्रत्युत्तर में देखा जा रहा है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये भी प्रश्न पूछा जाता है और ये 23 सितंबर 2023 को जारी किया गया 2023 के लिए। इसमें भारत का स्थान 135 देशों में 40वां रहा। पिछले वर्ष भी भारत का यही स्थान था, पिछले वर्ष भी समान स्थान था, 40वां ही था। इस बार भी 40वां स्थान है भारत का। और देखिए भारत का पिछले कुछ वर्षों में 2023 में 40वां, 22 में भी 40वां, 21 में 46, 20 में 48, 19 में 52, 18 में 57, 17 में 60। इस प्रकार भारत का जो है रैंकिंग में निरंतर बढ़ाव ही रहा है 17 से लेकर अभी तक। इसके पहले 15 से भी लगातार वृद्धि ही हुई है, 22 और 23 में केवल सेम है। इसके अतिरिक्त देखिए टॉप में कौन है, स्विट्जरलैंड 1 नंबर पर, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर अमेरिका, चौथे स्थान पर ब्रिटेन और 5वें स्थान पर सिंगापुर। एक 132वां स्थान अंगोला का है, लास्ट नाइजर का है, उससे जस्ट पहले और उसके जस्ट पहले बुरुंडी का है। और भारत का स्कोर देखिए इस बार जो है, जैसे स्विट्जरलैंड टॉप पर है, इसका स्कोर है 67.6, उसी तरह भारत का जो 40वां स्थान है इसका स्कोर मिला है 38.1। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021,
ये सितंबर 2023 में फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि 165 देशों में भारत का स्थान 87वां है, 87th, जबकि पिछले वर्ष 86 था। यानी कि पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत की रैंकिंग में एक स्थान की गिरावट दर्ज की गई है, 87वें स्थान पर है और इसका सूचकांक मान है 10 में से 6.92। 165 देशों में पहला स्थान है सिंगापुर का और अंतिम 165वां स्थान है वेनेजुएला का। पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर हांगकांग, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड और पांचवें स्थान पर अमेरिका। और यहाँ खास बात यह है कि इससे पहले पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से जो है हांगकांग प्रथम स्थान पर था। अभी सिंगापुर हांगकांग को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर आ गया है। और भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति देखिए, यहाँ है सबकी रैंकिंग। भारत का है 87 और पड़ोसी देश जो हमारे नेपाल 103, चीन 111, श्रीलंका 116, पाकिस्तान 126, बांग्लादेश 132 और म्यांमार 150। यानी हमारे पड़ोसी देशों में सबसे खराब स्थिति म्यांमार की है। आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर कोरिया और क्यूबा को इस सूची में स्थान नहीं दिया गया है। एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को मंजूरी प्रदान की गई है प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 1 सितंबर 2023 को। अब एयर इंडिया 218 विमानों के बेड़े के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कैरियर और दूसरी बड़ी डोमेस्टिक कैरियर विमान सेवा कंपनी बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत देय सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया है। पहले 200 सब्सिडी था, अब 400 रुपया प्रति सिलेंडर सब्सिडी कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त 75 लाख अतिरिक्त गैस कनेक्शन देने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। वर्तमान में इसके तहत लाभान्वितों की संख्या है, यानी गैस कनेक्शन जो दिए गए हैं वो है 9.6 करोड़, यानी कि 9 करोड़ 60 लाख। 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन दिए जाएंगे, इसके बाद इसकी संख्या हो जाएगी 10 करोड़ 35 लाख। और एक तथ्य यह है कि पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के बलिया में इसका प्रारंभ हुआ था। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इस गठबंधन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान की गई। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ही नहीं, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की घोषणा की थी। वर्तमान में 100+ देश इसका समर्थन कर रहे हैं। और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की जो घोषणा की गई है, इसमें भी लगातार समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश और कई संगठन इसके समर्थन में आ चुके हैं। और भारत का प्रस्ताव है कि पेट्रोल में इथेनॉल का जो 20% मिश्रण का भारत का लक्ष्य है, उसको वैश्विक स्तर पर ले जाया जाए। वर्तमान में एथेनॉल बायोडीजल जो है, एथेनॉल के उत्पादन में भारत शीर्ष स्थान पर है, दूसरे स्थान पर ब्राजील है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया, उनके 73वें जन्म दिवस के अवसर पर। पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया 17 सितंबर। 17 सितंबर जो है विश्वकर्मा जयंती मनाया जाता है। 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है और इसी दिन मोदी का बर्थडे है। और इसी अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 13,000 करोड़ रुपए परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गई एक दिन पहले ही मंत्रिमंडल द्वारा। और इस योजना से 18 ट्रेड्स के कारीगर लाभान्वित होंगे। और वो कारीगर किस प्रकार के होंगे? देखिए, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, सुनार, कुम्हार, मोची, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, नाई, धोबी, दर्जी, इस प्रकार के कारीगर लाभान्वित होंगे। 18 प्रकार की गिनती की गई है इसमें। और पात्र कारीगरों को 3 लाख रुपए तक का ऋण 5% रियायती ब्याज दर पर दिया जाएगा इस योजना के तहत।
24 सितंबर 2023 को एक ही दिन में 9 मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई 24 सितंबर 2023 को 9 रूट पर एक साथ। इसके पहले कुल 25 वंदे भारत एक्सप्रेस परिचालित थी। इसका नाम ट्रेन 18 भी है। अब तक जो है 24 सितंबर से पहले कुल 25 वंदे भारत ट्रेन थी, यानी कि 25 प्लस 9, अब कुल 34 वंदे भारत ट्रेन परिचालन में है। और देखिए, पहला जो है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू किया गया था 15 फरवरी 2019 को। दूसरा नई दिल्ली से कटरा के बीच 3 अक्टूबर 2019 को। यानी एक एक के परिचालन में कई महीने समय लग रहे हैं, और तब से अब तक 25 का परिचालन था। 15 फरवरी 2019 से सितंबर 2023 तक जो है 25 वंदे भारत रेलगाड़ियां परिचालित थी, और 24 सितंबर को एक साथ 9 का परिचालन प्रारंभ किया गया विभिन्न रूटों पर। नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम दक्ष योजना के 3 साल पूर्ण हो गए। पीएम दक्ष योजना जो है एससी, ओबीसी, ईबीसी, जनजातियां, कचरा बीनने वाले सहित सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार और मजदूरी के माध्यम से आजीविका प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसके 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं। संतोष झा, कुछ नियुक्तियां देखते हैं। संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। श्रीनिवास के स्वामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए चेयरमैन बने हैं। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ पुनर्नियुक्त हुए हैं। दीपक गुप्ता कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ पुनर्नियुक्त किए गए हैं। आर माधवन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के नए चेयरमैन बने हैं। दिनेश दास यूपीएससी के नए सदस्य बनाए गए हैं। एम राजेश्वर राव आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पुनर्नियुक्त किए गए हैं। एम राजेश्वर राव आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पुनर्नियुक्त। कुछ चर्चित व्यक्तियों का निधन देखिए। हीथ स्ट्रिक जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हैं, और 3 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हो गई। अरुण कुमार सिन्हा एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पूर्व निदेशक रहे हैं 2016 से। 6 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हो गई। एम एस स्वामीनाथन बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, बहुत ही चर्चित रहे हैं। इनका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखा जाए। 1961 से 72 के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक रहे। 1982 से 88 के बीच फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था के महानिदेशक रहे। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये राष्ट्रीय किसान आयोग ने ही सिफारिश की थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो खाद्यान्न का घोषित किया जाता है सरकार के द्वारा, वो लागत का 50% कम से कम होना चाहिए। 2007 से 13 तक राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रहे हैं। 1971 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 1971 में ही सम्मानित किया गया। 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया, और पहला पुरस्कार इन्हें ही प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, सरोजा वैद्यनाथन, ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना रही हैं। 21 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हो गई। कुछ चर्चित बुक्स देखिए। एलन मस्क, किताब का नाम है एलन मस्क, राइटर हैं वाल्टर इरॉक्सन। बुक है वी एल्सो मेक पॉलिसी, इसके राइटर हैं सुभाष चंद्र गर्ग। बुक स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष की रचना है। यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉली एस नरीमन की रचना है। ये द एक्सचेंज, जॉन ग्रीशम की रचना है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, इसके तहत 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया 16 सितंबर 2023 को। और ये ऐसे कलाकार हैं
जिन्हें अब तक कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है, 75 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, ऐसे 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन 84 में 70 पुरुष हैं और 14 महिलाएं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। CSIR का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से 12 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, यह नया पुरस्कार घोषित किया गया है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाएगा और इस 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। हर वर्ष जो है पुरस्कार की घोषणा की जाएगी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को और पुरस्कार समारोह यानी कि पुरस्कार का वितरण होगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो 23 अगस्त को मनाया जाता है, इस दिन जो है पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा और पुरस्कार वितरित किया जाएगा उस दिन। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर स्वाति नायक को फूड एंटरप्राइज फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 2023 का यह पुरस्कार डॉक्टर स्वाति नायक को प्रदान किया गया। अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका का सम्मान 2023 के लिए प्रदान किया गया RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। इसके तहत केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की रैंकिंग में इनको A+ की रेटिंग प्रदान की गई। मात्र 3 गवर्नरों को प्रदान किया गया है, जिनमें कि हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास भी हैं, जिन्हें कि A+ रेटिंग प्रदान किया गया है। टॉप रेटिंग है ये। डॉक्टर रवि कन्नन रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से 4 लोगों को सम्मानित किया गया, जिनमें भारत के रवि कन्नन भी हैं और इसके अतिरिक्त तिमोर लेस्ले जो कि आसान का 11वां सदस्य बना है। इसके पर्यावरणवादी हैं यूजेनियो लेमांस और बांग्लादेशी हैं, शिक्षा के प्रसार के लिए कार्यरत हैं रक्षंद कोरवी और इसके अतिरिक्त फिलीपींस के हैं मरियम कोरोनेल फेरर। और देखिए रवि कन्नन जो है 2007 से असम के कछार कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नाइन्टी ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो। 2018 एवरीवन इज ए हीरो ये फिल्म का नाम है और ये मलयालम फिल्म है जो कि केरल में 2018 में आई भीषण बाढ़ पर आधारित है। इसके निर्देशक हैं जूड एंथनी जोसेफ। इस फिल्म को 2024 के ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 जिसकी घोषणा की गई हाल में ही सितंबर 2023 में। जानी मानी अभिनेत्री और नृत्यांगना वाहिदा रहमान को दिए जाने की घोषणा की गई है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021। इसके पहले 2020 वाला भी आशा पारेख को दिया गया था। ये महिलाएं हैं, लगातार 2 वर्ष महिलाओं को दिया गया और अब तक कुल 8 महिलाओं को दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली 53वीं हस्ती में से 8वीं महिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अब तक 53 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें से 8 महिलाएं हैं और 8 महिला में देखिए 2020 और 21 में लगातार 2 महिलाओं को इस प्रकार से सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार 2023 हेतु शॉर्ट लिस्टेड 6 पुस्तकें हैं। उनका नाम और राइटर का नाम देखिए यहाँ पर आपके सामने है और इसमें खास बात यह है कि इसमें जो है चेतना मारू ये ब्रिटेन की लेखिका है और भारतीय मूल की हैं, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन PIO। इनका किताब का नाम है वेस्टर्न लेन। इसे भी शामिल किया गया, शॉर्ट लिस्ट किया गया है बुकर पुरस्कार 2023 के लिए। इसके अतिरिक्त जो अन्य 5 बुक्स हैं वो हैं आयरलैंड के पॉल लिंच की पुस्तक प्रोफेट सॉन्ग, आयरलैंड के ही पॉल मुरे की पुस्तक बी स्टिंग, कनाडा के सारा बर्स्टिन की पुस्तक स्टडी फॉर ओबीडियंस और अमेरिका के जोनाथन एस्क्रॉफी की पुस्तक इफ आई सर्वाइव यू। इसके अतिरिक्त पॉल हार्डिंग की पुस्तक दिस अदर इडेन
इन सभी 6 पुस्तकों को बुकर पुरस्कार 2023 हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रमुख दिवस देखिए सितंबर का 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और किस अवसर पर मनाया जाता है? ये एशिया एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के स्थापना दिवस 2 सितंबर ही है। इसी को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह घोषित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया है। 22 सितंबर को विश्व कार मुक्त दिवस मनाया जाता है, ताकि कार उपयोगकर्ताओं को इस दिन एक दिन के लिए जो है कार के उपयोग को रोकने के लिए प्रेरित किया जा सके। 24 सितंबर को भारत में पुत्री दिवस मनाया गया 2023 में। पुत्री दिवस भारत में सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है और 2023 में यह चौथा रविवार 24 सितंबर को पड़ा। तो 24 सितंबर 2023 को भारत में पुत्री दिवस, विश्व के विभिन्न देशों में पुत्री दिवस को विभिन्न तिथियों में मनाया जाता है। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2023 ये 14वां था। 20 से 21 सितंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में संपन्न हुआ विश्व वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023। भारत ड्रोन शक्ति 2023 ये प्रोग्राम जो है 25-26 सितंबर 2023 के बीच गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर संपन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है मोरक्को में भीषण भूकंप 6.8 तीव्रता का भूकंप आया 8 सितंबर 2023 को वहां के एटस पर्वतों में, और वहां के मराकेश शहर में जानमाल की भारी तबाही हुई। 3000 से अधिक लोगों के मरे जाने की पुष्टि हो चुकी है। उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका नाम बदल कर दिया गया है शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। कैप्टन तुषार महाजन जो है ये शहीद हो गए 2016 में जम्मू कश्मीर में। इनका जन्म जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ही 1987 में हुआ था, इसलिए इनके नाम पर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। इन्हें शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया मरणोपरांत। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र का जिला है, इसका नाम बदल कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर। उसी तरह जो है उस्मानाबाद है महाराष्ट्र में, उसका नया नाम रखा गया है धाराशिव। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को रजत पदक से सम्मानित किया गया 7 सितंबर 2023 को अमेरिका के यूजिन में संपन्न हुआ। इसमें डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता चेक गणराज्य के याकूब बाडवेजवे ने। बर्लिन मैराथन 2023 24 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ जर्मनी के बर्लिन में। इसमें पुरुषों का खिताब जीता 5वीं बार कीनिया के एलिउड किपचोगे ने, और महिला का खिताब जीता इथियोपिया के टिगिस्ट असीफा ने, और इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। इसमें समय लिया 2 घंटा 11 मिनट 53 सेकेंड। एशिया कप क्रिकेट 2023 ये 16वां है। 30 अगस्त से 7 सितंबर 2023 के बीच ये संपन्न हुआ और पाकिस्तान की मेजबानी में संपन्न हुआ, लेकिन इसके 9 मैच श्रीलंका में भी खेले गए। इसका फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, जिसमें भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया और भारत 8वीं बार इसका विजेता बना है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया भारत के मोहम्मद सिराज को, और इसका प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया भारत के कुलदीप यादव को। दीपेंद्र सिंह एरी ये नेपाल के हैं। T20 क्रिकेट में 9 गेंद में अर्धशतक बनाया इन्होंने, और ये रिकॉर्ड है। इसके पहले 12 गेंद में अर्धशतक का रिकॉर्ड था युवराज सिंह का, 2007 में बनाया था इन्होंने। और नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने एशियाई खेल 2023 में मंगोलिया के विरुद्ध बनाया। और 9 गेंद में अर्धशतक का मतलब समझिए कि हर गेंद छक्का जाना चाहिए।
9 गुना 6 54, 9 छक्के 54, यानी कि 8 गेंद में छक्का, 8 छक्के 48 प्लस 2 रन, या फिर मिनिमम 7 छक्का तो होना ही चाहिए। 7 गुना 6 42, और फिर 2 गेंद में 4 रन करके 8 रन 50। यानी देखिए हर गेंद बाउंड्री, उसमें भी अधिकांश छक्का इसके साथ ही। कुशल मल्ला, ये नेपाल के हैं, T20 में सबसे तेज शतक बनाए इन्होंने, 34 गेंद में शतक बनाया मंगोलिया के खिलाफ। इसके पहले जो था रिकॉर्ड 35 गेंद में शतक का रिकॉर्ड था, साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर का और भारत के रोहित शर्मा का। इसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। ये भी नेपाल के हैं कुशल मल्ला। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ी टीम स्कोर 27 सितंबर 2023 को हांगझो में नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ बनाया 304 रन, 20 ओवर में 304 रन T20 मैच में। पहले एक दिवसीय मैच में नहीं बनते थे। 2000 ईस्वी से पहले जो है एक दिवसीय मैच में 300 प्लस रन मुश्किल से बनते थे। अब मात्र 20 ओवर के खेल में 300 प्लस रन बन गया, और ये रिकॉर्ड रन बना है। 300 से प्लस रन पहले कभी नहीं बना था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक दिवसीय श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीता। 3 मैचों की श्रृंखला भारत 2-1 से जीता। एक 132वां डूरंट कप, ये 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 के बीच आयोजित किया गया। कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में इनके मैच संपन्न हुए। फाइनल में मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराया 1-0 से। और इसके पहले तक 132वां जो है, इसके पहले तक मोहन बागान और ईस्ट बंगाल दोनों 16-16 बार जीत चुके थे। इस कप को मोहन बागान जीता तो मोहन बागान 17वीं बार इसको जीता। डेविस कप 2023 पुरुषों का टीम चैंपियनशिप है। मोरक्को को 4-1 से हराकर भारत डेविस कप विश्व ग्रुप 1 में शामिल हुआ, और इस मुकाबले में अपना युगल मैच जीतने वाले रोहन बोपन्ना ने डेविस कप से संन्यास लेने की घोषणा की। अमेरिकी ओपन टेनिस 2023 28 अगस्त से 10 सितंबर 2023 के बीच न्यूयॉर्क सिटी में संपन्न हुआ। इसके विजेता उपविजेता देखिए विभिन्न श्रेणी में। पुरुष एकल का विजेता सर्बिया का नोवाक जोकोविच, और उपविजेता रूस के डेनियल मेदवेदेव। उसी प्रकार महिला एकल में अमेरिका के कोको गॉफ ने जीता, और ये पहली बार जीता है। अमेरिका की कोको गॉफ का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इन्होंने बेलारूस के आर्ना साबालेंको को हराया। उसी प्रकार जो है नोवाक जोकोविच पुरुषों का एकल जो जीता, रिकॉर्ड 24वां इनका 24वां है ग्रैंड स्लैम खिताब। पुरुष युगल में देखिए खास यह है कि उपविजेता में भारत के रोहन बोपन्ना है। ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी बैथ्यू अपडेट के साथ इन्होंने जोड़ी बनाई थी, और फाइनल में अमेरिका और ब्रिटेन की जोड़ी के साथ हार गए राजीव राम और जो सेल्सबुरी। इसकी जोड़ी ने इन्हें हरा दिया। इसी प्रकार महिला युगल और मिश्रित युगल का भी देखिए। हांगकांग ओपन 2023 बैडमिंटन का टूर्नामेंट है 33वां। 12 से 17 सितंबर 2023 के बीच ये संपन्न हुआ। पुरुष एकल का खिताब जीता इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने। इन्होंने जापान के केंटा निशिमोटो को हराया। उसी प्रकार महिला एकल का खिताब चीन के झांग यिमान ने, इनको जापान के अकाने यामागुची ने हराया। पुरुष एकल का खिताब जीता इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने, और महिला एकल का खिताब जीता जापान के यामागुची ने। इन्होंने हराया चीन के झांग यिमान को। चीनी ओपन बैडमिंटन 2023 5 से 10 सितंबर 2023 के बीच चीन के चांगझोउ में संपन्न हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने। इन्होंने चीन के लू गुआंगझू को हराया। इसी प्रकार महिला एकल का खिताब जीता दक्षिण कोरिया के आंग
से यंग ने इन्होंने जापान के अकाने यामागुची को हराया। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 7 से 10 सितंबर 2023 के बीच संपन्न हुआ दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग में। सभी 7 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक चीन ने जीता। भारतीय पुरुषों की टीम इसमें कांस्य पदक जीती। भारतीय पुरुष टीम में जो है शरत कमल, हरमीत देसाई और साथियान गनानासेकरन थे। इनकी टीम ने कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम इसमें कांस्य पदक जीतने में सफल रही। सभी 7 स्वर्ण पदक जो है चीन ने जीता। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 16 से 24 सितंबर 2023 के बीच सर्बिया के बेलग्रेड में संपन्न हुआ। इसमें भारत को केवल 1 पदक प्राप्त हुआ। कांस्य पदक के रूप में अंतिम पंघाल ने यह पदक जीता 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। भारतीय कुश्ती संघ में चुनाव न होने के कारण भारत का कुश्ती संघ प्रतिबंधित था, जिसके कारण भारतीय खिलाड़ियों को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के ध्वजतल में भाग लेना पड़ा। इस प्रतियोगिता में पदक विजेता 8वीं भारतीय महिला पहलवान है। ये जो है अंतिम पंघाल, ये 8वीं महिला है जिन्होंने कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कोई पदक जीता है। सितंबर 2023 में 3 फार्मूला 1 रेसों का आयोजन किया गया। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स और जापानी ग्रैंड प्रिक्स। इन तीनों का खिताब मैक्स वर्स्टापेन ने जीता और इसके साथ लगातार 10 फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, मैक्स वर्स्टापेन ने। भारत में पहली बार मोटर बाइक रेसिंग मोटो जीपी का आयोजन किया गया 22 से 24 सितंबर 2023 के बीच ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर। और भारत फार्मूला 1 रेसों का 31वां आयोजक देश बन गया। और इसमें जो है मोटो जीपी जो है इसमें प्रथम स्थान रहा इटली के मार्को बेजेकी का, दूसरे स्थान पर स्पेन के रहे जॉर्गे मार्टिन और तीसरे स्थान पर फ्रांस के फेबियो क्वार्टारारो। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2023 14 से 17 सितंबर 2023 के बीच उत्तराखंड के टिहरी में इसका आयोजन किया गया। इसमें ओवरऑल 14 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीतकर मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। 9 स्वर्ण और 4 रजत के साथ कुल 13 पदक जीतकर सेना की टीम दूसरे स्थान पर और 4 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीतकर ओडिशा की टीम तीसरे स्थान पर रही।